Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटे हमने स्टार्ट किया था. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. 2 MCQ हैं इसमें से जो आएंगे. इसी तरह 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पार्ट आएगा. उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कैथोड रेज को डिस्कस किया, पॉजिटिव रेज को डिस्कस किया. पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी आप इन्हें कह सकते हैं. कैनाल रेज क्यों कहते थे? क्योंकि ये रेज कैथोड में जो छोटे छोटे होल हमने बनाए थे जिन्हें हमने कैनाल्स का नाम दिया था, उन कैनाल्स में से पास होकर आती थी, इसलिए हमने इन्हें कैनाल रेज का नाम भी दिया था. प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया. फिर न्यूट्रॉन की बात आ गई. न्यूट्रॉन की जो था वो एक्सपेरिमेंट देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी. प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू फास्ट एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. इनसे रिलेटेड अक्सर जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. आज बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑन पेज नंबर 122. तो मैं यहाँ पे पेज जो है वो 122 लिख देता हूँ बेटे. पेज 122. अब मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने जब कैथोड रेस पढ़ा हम पढ़ते आए कि जे थॉमसन ने E/m वैल्यू मालूम की इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रेस की. दोनों की E/m वैल्यूज़ इक्वल आ रही थी. कैथोड रेस के जो पार्टिकल थे उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम दे दिया गया. वो जो E/m जे थॉमसन ने मालूम की, ये कैसे मालूम की या क्या ऑपरेटस था, यहाँ पे हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो कहते हैं जी कि 1895 में जे थॉमसन ने एक अपरेटस जो था वो एडजस्ट किया टू मेजर द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो अपरेटस कुछ इस तरह था कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें एक तरफ कैथोड था और उस कैथोड को हम इस तरह शो कर देते हैं, और इसी तरह एक तरफ एनोड था और एनोड को हम इस तरह शो करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक में था. ठीक है. और इस तरह फिर ट्यूब को एक्सटेंड किया. एक्सटेंड करने के बाद आप ट्यूब का स्टेम बनाएंगे और इसी स्टेम पे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करनी है. और उसके बाद हम ट्यूब की एक्सटेंड करेंगे ट्यूब को, क्योंकि यहाँ पे रेज ने बेंड होना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में. और ये वो स्क्रीन या डिटेक्टर जहाँ पे रेज बेंड होने के बाद आके टकराएंगी और टकराने के बाद हमें पता चलेगा कि रेज किस पॉइंट पे टकरा रही हैं. अगर मैं यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दे दूं, अकॉर्डिंग टू द बुक, और यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रोड है इसे आप नाम दे देंगे क्या जी, एनोड का. तो हमने क्या किया, हमने इस एनोड को कनेक्ट कर दिया 2 स्लिट्स के साथ. यहाँ पे अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको 2 स्लिट्स ही नज़र आ रही होंगी, ताकि हमें जो एनोड है या जो कैथोड रेज हैं इनकी एक स्ट्रेट लाइन या एक बीम मिल जाए. ले जी, अब हुआ क्या, वही सारी चीज़ें हमने कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई. कैथोड रेज एनोड की अट्रैक्शन की वजह से एनोड की तरफ मूव करेंगी और स्लिट्स होने की वजह से या होल्स होने की वजह से यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर जाएंगे. अब उसके बाद क्या किया, सबसे पहले जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगी तो ये रेज आके स्ट्राइक करेंगी कहाँ पे, पॉइंट P1 पे. जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में से इन रेज को गुजारा और मैग्नेटिक फील्ड इन रेज के साथ जो थी वो परपेंडिकुलर थी. मतलब इस तरफ नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक फील्ड का और सेंटर में ट्यूब और बैक साइड पे साउथ पोल था. तो हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. मैंने इसको इस तरह याद रखा था कि N4 निकलना तो हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल में से निकलेंगी.
जी, तो मैग्नेटिक फील्ड को फिर हम जो है वो इनटू द पेपर दिखाएंगे, और इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस हम शो करते हैं। मैं इस तरफ भी क्रॉस बना दूंगा जो कि इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे होंगे। अब मुझे कैसे याद रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है या आउट ऑफ द पेपर है, या इनटू द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन है? ये याद रखने के लिए मैंने मैग्नेटिक लाइन को एरो मान लिया। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ या स्केच ड्रॉ करूँ एरो का, तो एरो इस तरह है। अगर एरो मेरी तरफ आएगा तो मुझे एरो का टिप नज़र आ रहा होगा। कब? अगर एरो मेरी तरफ आएगा तो मुझे सिर्फ एरो का टिप नज़र आएगा। इसका मतलब अगर टिप को इनसर्कल कर देंगे तो जिन भी रेस को आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन है, आपके लिहाज से प्लेन से बाहर आ रही हैं, आउट ऑफ द प्लेन है। इसी तरह अगर एरो आपसे दूर जा रहा होगा तो एरो का बैक साइड पे क्रॉस आपको नजर आएगा। तो एरो अगर आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस मार्क कर देंगे, और एरो आपसे दूर जा रहा है मतलब जिन भी लाइंस को आप डिस्कस कर रहे हैं वो इनटू द पेपर है। तो क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, और इस डॉट का मतलब होगा आउट ऑफ द पेपर। तो हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड सेट की, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की तो ये जो रेज थी, ये रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई और पॉइंट P1 पे टकराने के बजाय ये कहाँ पे आके टकराना शुरू होगी? पॉइंट P2 पे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी P2। ये वही बातें जो हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करके आ चुके हैं, वही बातें बेटे रिपीट हो रही हैं। पॉइंट P2 पे आके रेज ने स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड हटा दी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। लेकिन मैं डायग्राम यहाँ पे ही बनाऊंगा कि रास्ते में क्या किया, एक पॉजिटिव जो थी वो प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी। मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो ये रेज कैथोड रेज थी, इन पे नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से ये पॉइंट P3 पे आके स्ट्राइक करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन जब दोनों फील्ड्स को आपने टर्न ऑफ कर दिया तो ये रेज बिल्कुल सीधी आके पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करेंगे। अब जे थॉमसन ने क्या किया? उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि केप्ट या टर्न ऑन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? टर्न ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद दोनों फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया। पहले जरा मेरी बात सुन लें। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो जो सीधे आने वाली रेज हैं वो P2 पर आके स्ट्राइक कर रही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो रेज P3 की तरफ जाएंगी। तो जे थॉमसन ने दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट किया कि जो रेज हैं वो आके पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड एडजस्टेड देयर स्ट्रेंथ, और दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया सो दैट या सच दैट के कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन P1, कि कैथोड रेज P1 पे ही आके स्ट्राइक करें। जब कैथोड रेज ने P1 पे आके स्ट्राइक करना शुरू कर दिया तो इन्होंने क्या किया? दोनों जो रेज थी या दोनों जो फील्ड थी इनकी वैल्यू को कंपेयर किया, और कंपेयर करने से E/m वैल्यू मालूम की इलेक्ट्रॉन की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कंपेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कंपेयर किया एंड कैलकुलेटेड
E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू जो थी वो मालूम कर ली। और E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही थी? दैट वाज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइनस E/m किसके इक्वल थी? -1.7588 कूलम पर किलोग्राम इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब बेटा ज़रा अगर आप बुक पे देखेंगे इस वैल्यू को तो वहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चार्ज बता दिया या E/m वैल्यू बता दी, उन्होंने चार्ज के प्लस या माइनस होने के लिहाज से नहीं बताई। तो अगर आप चार्ज के साइन के लिहाज से भी बात करेंगे तो दैट इज़ माइनस, और अगर चार्ज के साइन के बगैर आप बात करेंगे तो दैट इज़ 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। जी, अब इस वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन पे कितना चार्ज होगा? 1.7588 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। ये तो बेटे E/m वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज भी मालूम किया गया, और चार्ज कैसे मालूम किया गया? मिलीकन्स ने मालूम किया विद मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो आइए बेटे हम नेक्स्ट अब मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटे, measurement of charge on electron। measurement of charge on electron या आप इस टॉपिक को मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड का नाम भी देते हैं, मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैसे? बाय मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड। या इसे सिंपली मिलीकन मेथड भी आप कहते हैं। 1909 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। केमिस्ट्री में बेटे आपको डेट्स याद रखना कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई MCQ आया हो विद रिस्पेक्ट टू डेट्स, तो इसलिए देयर इज़ नो इशू। तो खैर चलते हैं बात को आगे लेकर। 1909 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। मिलीकन ने किया क्या? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। अब ये चार्ज इन्होंने कैसे फाइंड किया? इन्होंने अपने एक मेथड, अपना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। उस एक्सपेरिमेंट का अपरेटस क्या था? सबसे पहले हम अपरेटस लिखेंगे। इसका डायग्राम मैंने बेटे आपके सामने बनाई है, इसको भी देख लें आप लोग। अपरेटस में सबसे पहले तो ये फुल ऑन मेटेलिक चैम्बर है, और मेटेलिक चैम्बर के में कौन कौन से पार्ट्स होंगे उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास मेटेलिक चैम्बर होगा एक। अब इस मेटेलिक चैम्बर में कौन कौन से पार्ट्स होंगे साथ साथ उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इस चैम्बर में सबसे पहले तो आपके पास कोई गैस होगी इनसाइड द चैम्बर। कोई भी गैस हो सकती है या एयर भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गैस या एयर। इलेक्ट्रोड्स हैं दो, 2 electrodes A and A डैश। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड A है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड A डैश है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो अपर इलेक्ट्रोड है यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसमें होल है, ठीक है, एक छोटा सा सुराख है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अ होल या अ टाइनी होल इन इलेक्ट्रोड ए,
कि ए इलेक्ट्रोड में एक टाइनी होल जो है वो मौजूद है। ये बताने के बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि एक एटॉमाइज़र है आपके पास। ये बेटे आपके पास स्प्रे बैग है जिसमें आपके पास इंक मौजूद है, ठीक है। इसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑयल के ड्रॉपलेट्स आएंगे। तो इस पूरी अरेंजमेंट को मैंने यहाँ पे एटॉमाइज़र लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटे कि नेक्स्ट आपके पास एक एटॉमाइज़र मौजूद है। एटॉमाइज़र का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे वो इतने ज़्यादा स्मॉल होंगे कि उनके साइज़ को एटम के साथ कंपेयर करते हुए इस हिस्से को एटॉमाइज़र का नाम दे दिया। इसके बाद बेटे आपके पास एक्सरे प्रोडक्शन सिस्टम होगा जो कि विद इन द चैम्बर जहाँ पे एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी एक्सरेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम, कि ये भी आपके पास इसी जो है वो ऑपरेटर्स में मौजूद होगा। लास्ट में आप बताएंगे कि एक आपके पास माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से आप सारे एक्सपेरिमेंट को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी माइक्रोस्कोप है नेक्स्ट आपके पास, जिसकी मदद से आप इस सारे एक्सपेरिमेंट को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ले बेटे ये इसका ऑपरेटस है। नेक्स्ट हम इसकी जो वर्किंग है या टेक्निक है अब उसे स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्किंग में आपने जब बात स्टार्ट करेंगे तो आप पहले तो चैम्बर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दरमियान। एक बार आप विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आप सारे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और सेकंड टाइम फिर आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, मैं यहाँ पे वर्किंग में लिखता जाऊँगा साथ साथ। मैं पैराग्राफ वाइज नहीं लिखूंगा बेटे, मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा। आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, आप चाहें तो पैराग्राफ में भी इसे मेंशन कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने प्रोड्यूस की ऑयल ड्रॉपलेट्स इनसाइड चैम्बर। आपने चैम्बर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस किए और ये किसकी मदद से किया? विद द हेल्प ऑफ एटॉमाइज़र। प्रोड्यूस ऑयल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द चैम्बर विद द हेल्प ऑफ एटॉमाइज़र। एटॉमाइज़र की मदद से आपने ऑयल ड्रॉपलेट्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉल करेंगे ऑन दिस इलेक्ट्रोड ए या एनोड के ऊपर फॉल करेंगे और कुछ ड्रॉपलेट्स एनोड में मौजूद होल से पास करके दोनों जो रीजन्स हैं इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इसमें आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉल डाउनवर्ड किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फॉल करेंगे एंड पास, यहां लिख देंगे एंड अ फ्यू विल पास थ्रू होल इन इलेक्ट्रोड ए। इलेक्ट्रोड में जो होल है कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल में से नीचे फॉल करना शुरू कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप इन ऑयल ड्रॉपलेट्स की मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ से ही आने वाली लाइट की मदद से इल्यूमिनेट करेंगे और इल्यूमिनेट करने के बाद आप माइक्रोस्कोप से उसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ड्रॉपलेट, आपने इसे क्या किया? इल्यूमिनेट किया। ड्रॉपलेट को आपने इल्यूमिनेट किया, ठीक है।
और आपने माइक्रोस्कोप की मदद से फिर इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया एंड ऑब्जर्व द मोशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आपने माइक्रोस्कोप की मदद से ड्रॉपलेट की मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और ड्रॉपलेट आपको किस तरह नजर आएगा? ड्रॉपलेट आपको एज ब्राइट स्पेक विद डार्क बैकग्राउंड। ये जो ड्रॉपलेट है ये आपको एक ब्राइट सा नुक्ता सा नजर आएगा और इसकी बैक साइड पे सारी जो दीवार है वो ब्लैक होगी। आप बड़ा इजीली इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसका जो नीचे गिरने की स्पीड है या नीचे मूव करने की स्पीड है या वेलोसिटी, उसे हम v1 से डिनोट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, कि ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी? v1। और आप इसे लिख सकते हैं कि v1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? mg के वेट ऑफ ड्रॉपलेट के। कि अगर ड्रॉपलेट का वेट ज़्यादा है तो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर मैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे भी यहाँ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी को आपने ख़त्म करके इक्वालिटी का साइन लगाना है तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि v1 आपके पास इक्वल हो जाएगा जी किसके? mg के। कब? अगर आप 1 को एज कांस्टेंट मान लें जी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1। अब यहाँ तक आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रख के ड्रॉपलेट की फॉलिंग डाउनवर्ड जो मोशन थी या जो वेलोसिटी थी उसे मेजर कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करते हैं? अब आपने दोबारा से जो है वो अपना अपरेटस रीअरेंज करना है और यहाँ पर मौजूद जो गैस है सबसे पहले तो आप उस गैस को आयोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक हिस्सा हमारे काम का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि नाउ आयोनाइज द गैस इनसाइड द चैम्बर। आयोनाइज द गैस इनसाइड चैम्बर। आपने चैम्बर में मौजूद गैस को आयोनाइज करना है। आप आयोनाइज करेंगे, इसका मतलब गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे और केटाइंस जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। अब केटाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद नेगेटिव प्लेट की वजह से नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे। बेटे ये बातें आपने एक दो याद रखनी है कि केटाइन और इनाइन इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे। कब? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देंगे। एक हाफ कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा जी आप गैस को आयोनाइज कर दें। आयोनाइज करने के बाद आप क्या करेंगे जी? बेटे मैं इस तरफ आता हूँ बोर्ड के, जरा साथ साथ देखते रहिएगा। आयोनाइज करने के बाद आपने दोबारा से स्प्रेयर की मदद से आपने ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉल करवाने हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में से पास करके दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स। अब आपने दोबारा से ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करवाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर। और उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनमें से फ्यू दोबारा से इस होल में से पास होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी फ्यू विल पास थ्रू होल इन प्लेट ए या इलेक्ट्रोड ए।
इलेक्ट्रोड ए में से कुछ जो होल है इसमें से कुछ ड्रॉपलेट दोबारा से पास करेंगे। आपने क्या करना है, जैसे ही ड्रॉपलेट नीचे आएंगे आपने गैस को आयोनाइज कर दिया था। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे और आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हुए किसकी वजह से, ड्यू टू आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए विल स्टिक, वो क्या करेंगे जी, स्टिक होंगे किसके साथ, विद ऑयल ड्रॉपलेट्स, कि वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देना है। मैं यहां पे लिख दूंगा जी टर्न ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑन करने से ऑयल ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो उनके साथ स्टिक हो गए, ये क्या करेंगे, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद, या ड्यू टू फोर्स लिख लें आप, ड्यू टू फोर्स, कौन सी फोर्स जी, ई और इलेक्ट्रॉन, विद वेलोसिटी v2, v2 वेलोसिटी से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ये बेटे आपने फिजिक्स में 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, आप सेकेंड ईयर में जाकर भी पढ़ेंगे। ये फोर्स क्या है, F = QE, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे Q एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा, और E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फार्मूला आपके पास F = QE वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये बेटे आपने याद रखना है साथ साथ। अब इलेक्ट्रॉन जो है या ऑयल ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं अपवर्ड विद वेलोसिटी v2। अगर आप इस वेलोसिटी v2 को देखना चाहें तो v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE - mg। ऐसा क्यों है? अब थोड़ा सा आपको अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने पड़ेंगे। लेट्स से ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है, इसको नीचे ही आ रहा है अपने वेट यानी कि ग्रेविटी की वजह से, और ऊपर अगर ये मूव करता है तो किस वजह से, यहाँ पर जो आपके पास फोर्स अपवर्ड लग रही है, ऊपर नीचे वाली फोर्स वेट था और ऊपर वाली फोर्स क्या है, जिसे आपने E और E का नाम दे दिया। अब जब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस मूव कर रही हैं, आपने नेट फोर्स देखनी है कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, जिस तरफ बॉडी मूव करेगी उस फोर्स को हायर फोर्स और दूसरी को लोअर फोर्स का नाम देंगे। ऑयल ड्रॉपलेट अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स हायर फोर्स है, नीचे वाली फोर्स लोअर फोर्स है। तो फार्मूला कहता है जी कि हायर माइनस लोअर फोर्स, ये आपके पास नेट फोर्स होगी। तो हायर फोर्स आपके पास क्या है, E और लोअर फोर्स क्या है, mg। तो इसका मतलब कि V2 आपके पास इक्वल हो गया किसके जी, E, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा जी E और साथ में mg। और अगर आपने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट 1 मान लें आप, तो V2 = E और इलेक्ट्रॉन माइनस mg। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लें जी, एक्सपेरिमेंट आपका तकरीबन यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से आप बड़ा इजीली E की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट आपको उसका जो है वो वैल्यू पुट करना, आंसर लेकर आना तो नहीं आपको बताया गया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है वो क्या है या चार्ज की वैल्यू क्या है।
उन्होंने कहा जी आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा V1 बाय V2 इक्वल आ जाएगा जी mg डिवाइडेड बाय ई माइनस mg। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट बेटे V1 आप खुद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। V2 भी आप मेजर कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैस हम मालूम कर सकते हैं, दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एडजस्ट करें किसके साथ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो हम मैस भी मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें मैस भी मालूम हो, जी का हमें पता है, ई हमने खुद से सेट की, ई का भी हमें पता है, तो पीछे सिर्फ चार्ज रह गया इलेक्ट्रॉन पे। अगर हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब मिलिकन ने जब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया तो उसका जो आंसर आ रहा था दैट वाज 1.59 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19, 1.59 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम, जो कि बहुत करीब है, वेरी नियर टू मॉडर्न वैल्यू। और मॉडर्न वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब यहाँ तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक रास्ता था बाकी बाद में आने वाले साइंटिस्ट के लिए कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया जा सके। और बाद में आने वाली मॉडर्न टेक्निक से जब चार्ज मालूम किया तो वो ये था। अब थोड़ी सी मैं वैसे ही आपसे डिस्कशन करूँगा कि मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक ड्रॉपलेट के लिए नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे ड्रॉपलेट्स की मोशन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने जब डिफरेंट ड्रॉपलेट्स की मोशन को ऑब्जर्व किया तो किसी ड्रॉपलेट पे चार्ज इतना आ रहा था, किसी पे इसका डबल आ रहा था, किसी पे इसका ट्रिपल आ रहा था, यानी कि सबसे लोएस्ट चार्ज ये था और जो बाकी चार्जेस आ रहे थे वो इसी चार्ज के मल्टीपल थे। तो मिलिकन ने फिर यहाँ से अपना रिजल्ट दिया कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद है, ठीक है, और बाकी जिस पे इसका डबल आ रहा था इट मीन्स कि उस ऑयल ड्रॉपलेट पे 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए थे। जिस ड्रॉपलेट पे इसका ट्रिपल चार्ज आ रहा था इसका मतलब उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो अटैच थे। अब इस तरह चार्ज तो मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट बड़ा छोटा सा एक टॉपिक 2 लाइंस का आपकी बुक पे ही है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बड़ा इजीली मालूम किया जा सकता है। अगर आप देखें तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m वैल्यू से हम बात करेंगे। E/m वैल्यू हमारे पास क्या है या क्या आंसर है इसका, 1.7588 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 है जी। अब आपने क्या करना है, आपने मैस मालूम करना है, चार्ज हमें पता चल गया है, तो मैस को मैं इस तरफ ले आऊँगा और E/m वैल्यू को इस तरफ ले आऊँगा, तो E या चार्ज आपके पास कितना आया 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए तो 1.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1.7588 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, मैस इस तरफ चला गया तो मैस के इक्वल होगा। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैस आपके पास इक्वल आता है 9.1 समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बेटे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने आपको नेक्स्ट ही टॉपिक में बता दिया। तो बेटे इस तरह आप वैल्यूज़ पुट करके मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, विच इज़ 9.1095 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में आ भी चुका है ये बार बार, तो इजी था, मैं इसलिए जल्दी जल्दी गुजर गया यहाँ से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर आप टेबल को देखें तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स आपको बता दिए गए। नेक्स्ट अगर आप कॉलम देखेंगे तो इन पार्टिकल्स पे चार्ज बता दिया गया,
प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और ये चार्ज कूलम में है। तो मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि दिस चार्ज इज इन कूलम। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप इनके रिलेटिव चार्ज देखना चाहें तो इस चार्ज को हम +1 कंसीडर करते हैं। तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही -1 चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं। अब आपने इनके मैसेज बता देने, एक बार किलोग्राम में और एक बार AMU में। अगर आप देखें प्रोटॉन का किलोग्राम में मैस कितना है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी तकरीबन इतना ही मैस है, इन दोनों के मैसेज कंपेरेबल हैं 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मैस इनसे बहुत कम है, 1836 टाइम्स लेजर है एज कंपेयर टू अ प्रोटॉन, तो विच इज़ 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। AMU में अगर आप इनके मैसेज देखना चाहते हैं तो प्रोटॉन का मैस 1.0073 है, न्यूट्रॉन का मैस 1.0087 और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 5.4858 इंटू 10⁻⁻4। तो ये बेटे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट था। ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स को ज़रूर देखिएगा और अपना जो है टाइम स्टडीज़ में स्पेंड कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।